हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ल्यूसेंट जीके का भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर 7 इंडियन पॉलिटी चैप्टर 7 जो कि है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था जब भारत की अनुसूचियां पिछले लेक्चर में देखी थी कि पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति, ये गलत लिखा हुआ है, पुराना लिखा हुआ है, 29 नहीं, अभी हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7 नहीं है, अभी 8 है और 28 राज्य हैं। तो जो संघ उसका राज्य क्षेत्र है, इसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आते हैं। ठीक है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आते हैं जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र वर्णित है। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। तो जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें जो भी राज्य क्षेत्र, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है वो भारत के राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र होंगे, और भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र भी समाविष्ट होंगे। तो समय समय पर अन्य राज्य क्षेत्रों को भी अगर अर्जित किया जाएगा तो वो भी इसमें समाविष्ट होते जाएंगे। तो ये है अनुच्छेद 1। अब अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 2 में या आर्टिकल 2 में क्या है? भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की जाएगी। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि जो भारत है, जो एक संघ है, उसमें नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति जो है वो प्रदान की गई है। तो कोई भी नया क्षेत्र अगर आता है और भारत जो है कि एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसमें सम्मिलित हो सकता है अनुच्छेद 2 के द्वारा। ठीक है, कोई भी नया क्षेत्र अगर आता है, जिस तरीके से सिक्किम सम्मिलित हुआ था भारत में। ठीक है, अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। अब अनुच्छेद 3 क्या है? ऑलरेडी जो राज्यों का क्षेत्र भारत में है उसमें से अगर हम नए राज्य बनाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से अलग हो गया उत्तराखंड, जैसे मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, जैसे बिहार से अलग हुआ झारखंड, और उनका नाम बदला गया, जैसे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें होती हैं ये अनुच्छेद 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 3 के द्वारा ही राज्यों का बंटवारा या राज्यों का जो क्षेत्र है उसमें फेरबदल या उनके नामों में फेरबदल अनुच्छेद 3 के द्वारा की जाती है, परंतु वह क्षेत्र पहले से ही भारत के अधीन होना चाहिए। अनुच्छेद 2 में वह क्षेत्र आता है जो हम बाहर से अधिकृत करते हैं। ठीक है, ये फर्क है अनुच्छेद 2 और 3 का। एक बार ये देख लेते हैं, लिस्ट पूरी दी गई है जो भारत के अनुच्छेद हैं और उनका भाग है वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो मैंने बता दिया आपको कि संघ एवं राज्य क्षेत्र जो है वो भाग 1 में है वर्णित, और ये इसमें अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 1 से लेके 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता यानी सिटीजनशिप, ये भाग 2 में वर्णित है और इसमें अनुच्छेद आते हैं 5 से लेके 11 तक। तीसरा आता है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, तीसरा भाग जो है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है और इसमें अनुच्छेद जो है वो 12 से लेके 35 आर्टिकल तक। नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में वर्णित है और इसमें अनुच्छेद जो आते हैं वो 36 से लेकर 51 तक। फिर बाद में ये भाग ऐड किया गया 4 का या 4A, इसमें मूल कर्तव्य वर्णित है और इसमें अनुच्छेद है 51A या 5 का 51A। फिर 5वां भाग जो है, 5th पार्ट जो है उसमें संघ का वर्णन है और अनुच्छेद है 52 से लेके 51 तक। जो 6th पार्ट है, 6ठा भाग है, उसमें राज्य का वर्णन है, अनुच्छेद है 152 से लेके 237 तक। आप इसको अगर 2-3 बार पढ़ लेंगे तो भी आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है,
इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही आपको याद होता जाएगा। फिर 7वें में क्या है, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, मतलब 238 जो था ये था इसमें, लेकिन अब ये निराशित हो गया है, हटा दिया गया है ये, ठीक है। फिर 8वां भाग क्या है, 7वें भाग को हटा दिया गया है, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र में कौन कौन से अनुच्छेद है, 239 से लेकर 242। 9वें भाग में पंचायतों का वर्णन है, अनुच्छेद आता है 243 से लेकर 243 का से ड़ा तक। 19 भाग 9 के का में क्या आता है, नगर पालिकाएं, 243 ता से लेके 243 या छ। 9वें का खा जो है उसमें सहकारी समितियां, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह आती है, नगर निगम, नगर पालिका, 243 या जा से या ना। 10वें में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आता है, 244 से 244 का। 11वें भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध, 245 से 263। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, 264 से 300 का, ठीक है। भारत और राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, 301 से लेकर 307, ठीक है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से लेकर 323, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 14 का में क्या आता है, अधिकरण। अधिकरण और अनुच्छेद आते हैं 323 का से लेके 323 खा, 2 अनुच्छेद है केवल। निर्वाचन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 15वें भाग में निर्वाचन का उल्लेख है, 324 से 329। फिर 16वें में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, 330 से 342। राजभाषा जो है वो 343 से 351। आपात उपबंध जो है वो 352 से 360, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकीर्ण 361 से 367। फिर 20वां भाग जो उसमें संविधान संशोधन है और इसमें 368 अनुच्छेद आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 21वां भाग जो है उसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, 359 से लेके 369 से लेके 392। फिर 22वें में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है, तो 393 से लेके 395। तो इस प्रकार से सारे अनुच्छेदों को एक क्रमबद्ध किया गया है और उनको अलग अलग भागों में रखा गया है, ठीक है। तो कुल टोटल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। तो ये तो हो गया हमारे भाग 1 की बात हो गई, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से हुआ, हमारे किस तरीके से भारत में जो राज्य थे उनको पुनर्गठित किया गया, इसका भी क्रम कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा राज्य पहले बना कौन सा बाद में, तो आरोही या अवरोही क्रमों में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। जो आयोग की नियुक्ति की थी किसके अंडर में की गई थी, किसकी अध्यक्षता में की गई थी, एस.के. धर की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था, किंतु बाद में जो भी पुनर्गठन हुआ था वो भाषाई आधार पे हुआ और भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। इधर देख लीजिए, धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। तो इनिशियली इन्होंने आरंभ में इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को खारिज कर दिया था। नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया, JVP समिति बोलते थे इसको, नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जो तेलुगु भाषी लोग थे जो तब मद्रास के क्षेत्र से आते थे, तो उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में।
58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 में क्या हुआ, रामुलु जी की मृत्यु हो गई। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो ये आपको याद रखना है कि 1 अक्टूबर 1953 को पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषाई आधार पर। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। अली आयोग की बात पूछी जाती है तो वो भी राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। धर समिति की बात पूछी जाती है, धर आयोग की, वो भी राज्य पुनर्गठन से संबंधित था। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। तो शुरुआत में भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो स्थापित किए गए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था, ये आपको याद रखना है। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया था 1954 में। ठीक है, जो भी फ्रांसीसी बस्तियां थी भारत में उनको उन्होंने सौंप दिया था। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। यनम, चंद्रनगर, केरिकल और पौंडीचेरी, इन सबको मिलाकर पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, 1956 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1954 में फ्रांसीसी सरकार ने भारत को इन क्षेत्रों को सौंप दिया था। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। 1961 में, ठीक है, दिसंबर 1961 में गोवा, दमन, दीव पे पुर्तगालियों का तब तक राज्य होता था, उनका कब्जा था, तो उसके विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई की और उन पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। तो इनिशियली शुरुआत में जब 1961 में दमन, दीव एवं गोवा को पुर्तगालियों से छीन के हमने अपने कब्जे में लिया, उस समय गोवा भी एक केंद्र शासित प्रदेश होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान समय में भारत में 29 नहीं है, पुराना है ये डेटा, 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद क्या होता है? भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये आपको याद रखना है। जो क्षेत्रीय परिषद है इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं और इसका अध्यक्ष या तो केंद्रीय मंत्री होगा या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्यों के, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह संवैधानिक निकाय है, किंतु यह सांविधिक निकाय है, माफ कीजिएगा, ये सांविधिक निकाय है किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। मतलब ये क्षेत्रीय परिषदें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, ये सांविधिक निकाय है, यानी स्टैच्यूटरी बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, संवैधानिक नहीं है लेकिन सांविधिक है। अब कौन कौन सी होती है? 5 क्षेत्रीय परिषदों की बात हुई, तो कौन कौन सी हैं वो? उत्तर क्षेत्रीय परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद में जो उत्तरी राज्य हैं वो आते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चंडीगढ़ एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और बाकी सारे ये, जम्मू कश्मीर भी आप
जो है वो भी अपना केंद्र शासित प्रदेश है और ये सारे राज्य हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। पूर्व क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के देश राज्य हैं वो सारे ही पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। साथ में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड भी आता है। चौथा देख लेते हैं। चौथा क्षेत्रीय परिषद कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन से देश आएंगे, कौन से राज्य आएंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। ठीक है। और दक्षिणी क्षेत्र आ गया, तो दक्षिणी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। तो 5 जो क्षेत्रीय परिषदें हैं वो हैं उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती, पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी। तो 4 तो यही हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और 5वीं जो है वो मध्यवर्ती। अब इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ है ये देख लेते हैं। उत्तर का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, मध्यवर्ती का अपने इलाहाबाद में है, पूर्वी का कोलकाता में है, पश्चिमी का मुंबई में और दक्षिणी का चेन्नई में। तो बहुत आसान है। ठीक है, एक बार ये लिस्ट भी देख लेते हैं कि किस सीक्वेंस में राज्यों का गठन हुआ। तो जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले जो है वो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, मद्रास से अलग हुआ ये भाषाई आधार पे। उसके बाद 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात का गठन हुआ, महाराष्ट्र एवं गुजरात का। उसके बाद 1963 में नागालैंड का गठन हुआ, फिर 1966 में हरियाणा और 71 में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर 72 में मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा 72 में, 75 में सिक्किम और 87 में मिजोरम, अरुणाचल एवं गोवा। तो 61 में अलग तो हो गया था लेकिन तब तक वो जो था केंद्र शासित प्रदेश था, और 87 में जाके गोवा को राज्य बनाया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में, और तेलंगाना सबसे अंतिम राज्य है 2014 में बना है। 29वां ये गलत लिखा हुआ है, था तो 29वां ही, परंतु 2019 में जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य था उससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। इसलिए अब कुल संख्या जो राज्यों की हो गई वो 28 हो गई है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सभी को। तो इसी के साथ जो हमारा पहला पार्ट है, संविधान का पहला भाग जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, वो समाप्त होता है। इसके बाद जो चैप्टर 9 है ल्यूसेंट का, वो है सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता। भाग 2 है और इसमें अनुच्छेद जो आते हैं वो 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं भारतीय नागरिकता से संबंधित वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो पहला जो है वो है जन्म से, जो हम सब लोग हैं, हम लोगों को जन्म से ही नागरिकता मिली है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ है, वह जन्म से ही भारत का नागरिक होगा। जिसका भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन जब से लागू हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके बाद से जन्मे जो भी लोग हैं उनको जन्म से ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अपवाद क्या है? राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे, ये अलग बात है। ठीक है, इसमें क्या है, जो राजनयिक हैं जिनकी पोस्टिंग बाहर हो रखी है तो उनका जन्म तो भारत के बाहर होगा, परंतु फिर भी उनको नागरिकता भारत की मिलेगी। फिर दूसरा क्या है, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। ठीक है, मतलब बाहर भी जन्म हुआ है अगर, परंतु उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो भी उसको भारत का नागरिक माना जाएगा।
पहले सिर्फ पिता के लिए था कि अगर उसके पिता जो है वो भारतीय मूल के हैं तो उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी, परंतु माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। तो पहले ये थोड़ा सा गड़बड़ था कि केवल पिता अगर भारतीय है और बच्चे का जन्म बाहर हुआ है तभी उसको नागरिकता मिलती थी, परंतु माता या पिता में से कोई भी एक अगर भारत के बाहर है और उनके बच्चे का जन्म भारत के बाहर हो रहा है तो भी उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। देशीकरण द्वारा नागरिकता ये क्या है? भारत सरकार से देशीकरण द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। ठीक है, अर्थात वो अगर आ गया कोई बाहर से और वो भारत में ही रम गया और फिर वो भारत की जो सरकार है उससे प्रमाण पत्र प्राप्त करके यहाँ की नागरिकता ले सकता है। इतना आसान नहीं होता है, परंतु हाँ वो इसको इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आगे देखते हैं। चौथा तरीका है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हैं। ठीक है। दूसरे, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। तीसरा, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी, उनको भी प्राप्त हो सकती है नागरिकता। भारतीय नागरिकों के जो नाबालिग बच्चे हैं उनको प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रमंडल देशों के जो नागरिक हैं जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं, आवेदन पत्र देकर वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीका है जिसके द्वारा रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी वो लोग ये कंडीशन अगर उनके ऊपर अप्लाई होती है जो यहाँ लिखी हुई है तो वो भी भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा क्या है? भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे सिक्किम को भारत में बाद में सम्मिलित किया गया तो वहां के जो भी नागरिक थे उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई थी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए। तो जो पहला जो आया था अधिनियम वो 1955 में आया और बाद में 1986 में इसमें कुछ और अमेंडमेंट किए गए, कुछ और चेंजेस किए गए। तो क्या क्या थे वो देख लेते हैं एक बार। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ये नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय हो। पहले क्या होता था कि आए और भारत में अगर जन्म हो गया बच्चे का तो बच्चे को नागरिकता दे देंगे, मगर अब ऐसा नहीं है। अगर कोई आया उसके बच्चे का जन्म भारत में हुआ और साथ के में उसके माता या पिता में से किसी एक का भी भारतीय होना आवश्यक है। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ऐसे कुछ नियम नहीं होता था। तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता चाहिए तो आप कम से कम 5 वर्ष जब भारत में बिता लेंगे उसके बाद ही आपको अप्लाई करने की कंडीशन आप फुलफिल करेंगे। पहले क्या था कि केवल 6 माह आप रह लीजिए और अप्लाई कर सकते थे। अब क्या कर दिया गया, उसे 5 वर्ष कर दिया गया है। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका, कि अब वो यहाँ रहते रहते यहाँ की संस्कृति में इतना रच बस गया है कि वो भारतीय ही हो चुका है। तो उसके लिए कम से कम 10 वर्ष उसको भारत में बिताना जरूरी है। पहले अवधि 5 वर्ष होती थी और 1986 के बाद इसको 10 वर्ष कर दिया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। जो भी था ये जो भी संशोधन अधिनियम आया 1986 में तो ये आसाम पे भी लागू होगा और जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा। अलग से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस समय 370 लागू होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया कि नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं कि नागरिकता का अंत हो जाएगा। पहला, नागरिकता का परित्याग करने से पहला तो कारण यही है कि कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि वो भारतीय नागरिकता को छोड़ दे तो उसकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। उसने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है और भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो ठीक है।
किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पे स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का नियम है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो अगर आप किसी और देश की नागरिकता स्वीकार कर रहे हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, आपने कुछ ऐसा गलत काम किया है जिसकी वजह से, ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में होता है कि भारत की सरकार आपसे आपकी नागरिकता, देश विरुद्ध आप कोई ऐसा काम करे कि भारत की सरकार आपसे नागरिकता छीन ले। तो ये तीसरे कारण, तो यही 3 कारण हैं जिनके आधार पर भारत की नागरिकता का जो है वो अंत हो सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों के को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये पुराना है, जब 370 होती थी तब के संबंध में है। राज्यों के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य के स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्ति अथवा उसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे, ये अभी लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से हम भारत की नागरिकता को, या कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, और किन किन अवस्थाओं में भारत की नागरिकता जो है वो छिन जाती है। तो इसी के साथ ये भी चैप्टर समाप्त होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने अनुच्छेद 11 तक पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग मौलिक अधिकार का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो धन्यवाद दोस्तों।